अध्याय 81 एक सफल टीम का निर्माण। अगले दिन आर्थ ने खुद को अपने नए कार्यालय में पाया, जो ब्राउन कंपनी बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर था। एक स्टाइलिश गहरे नीले रंग के सूट में खड़े होकर उसने बड़ी कांच की खिड़की से बाहर देखा, जो साउथ लेक सिटी की ऊंची संरचनाओं को देखती थी। कुछ महीने पहले ही आर्थ इस कमरे में फर्श साफ करने और कभी कभी सीईओ को पेपर परोसने के लिए आया था, जो इस जगह पर रहते थे। लेकिन अब वह यहाँ था, प्रतिष्ठित उद्यम का एकमात्र मालिक, और वह अपने जीवन के उल्लेखनीय परिवर्तन पर विचार करते हुए गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। मेरे जीवन में अचानक प्रकट हुई एक असाधारण प्रणाली की मदद के बिना इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए हासिल नहीं हो पाती। अभी के लिए अपना धन्यवाद रोक लें, होस्ट सिस्टम। आप कब तक ये रहस्य बनाए रखेंगे कि वास्तव में मुझे ये जादुई शक्ति किसने दी और मुझे ही क्यों? आपका निर्माता कौन है? मुझसे सवाल पूछने के बजाय मेज़बान, आप अपना समय अपने आसपास की सुंदरियों से बातचीत करने में क्यों नहीं बिताते? दुर्भाग्य से मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और आर्थ ने तुरंत जो भी था उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया। उसे आश्चर्य हुआ, उसी उम्र का एक चौकीदार सिर झुकाए अंदर आया। माफ़ करना सर, मुझे यहाँ थोड़ी सफाई करनी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जब आप यहाँ थे तब मैं अंदर आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम उम्मीद से पहले आ गए हो, उसने कहा। आर्थ वाकई बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि एडना ने कर्मचारियों से कमरे को उसकी पसंद के हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए कहा था। अरे नहीं, चिंता मत करो, बस अपना काम करो, आर्थ ने जवाब दिया, उस आदमी को पहचानते हुए कि वह पहले भी इसी पद पर काम कर चुका है। फिर वह आदमी कमरे के कोने में चला गया और धीरे धीरे पोछा लगाने लगा, आर्थ से अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये तुम हो, है न, नान? आर्थ ने सावधानी से उस आदमी की ओर बढ़ते हुए पूछा। नान ने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। उसे तुरंत डर की लहर महसूस हुई, उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने जल्दी से अपना काम रोक दिया और उत्सुकता से आर्थ का सामना करने के लिए मुड़ा, फिर भी अपना सिर झुकाए रखा। हाँ सर, नान ने जवाब दिया, अपने घुटनों पर गिरते हुए। कृपया मुझे नौकरी से न निकालें सर, मुझे ये नौकरी चाहिए। किसी कारण से नान आर्थ से बहुत डरता था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कई दोस्तों को कंपनी से निकाल दिया गया था और वह भी ऐसा ही नहीं चाहता था। नहीं, आर्थ ने शांति से उत्तर दिया, मैं केवल तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें नौकरी से निकालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने अभी तक बच्चे को जन्म दिया है? तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या वह लड़की है या लड़का? नान को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अकड़ गया हो। नान ने आर्थ से पहले कभी बात नहीं की थी, भले ही वे एक ही पद पर काम करते थे। हालांकि नान ने एक बार एक सहकर्मी को अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में बताया, जिसके पास उस समय आर्थ भी था। नान को आश्चर्य हुआ कि आर्थ को अभी भी उनकी बातचीत याद है और वह उसके साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए भी दयालु था। अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसने उत्तर दिया, मेरी पत्नी ठीक है सर। हमारी एक बेटी हुई है। ये बहुत बढ़िया है, आर्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आपको जल्द ही अपने बच्चे के जन्म के लिए लाभ मिलेगा। मुझे आशा है कि वह स्वस्थ रहेगी और एक सुंदर और बुद्धिमान युवती बनेगी। सर, क्या आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आपको यकीन है? नान ने पूछा। आर्थ के चले जाने पर उसकी आवाज़ में अनिश्चितता का भाव था। हाँ बिल्कुल, आर्थ ने सहजता से उत्तर दिया, नान को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इन शब्दों के साथ आर्थ मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। आर्थ मुस्कुराया, नान जैसे किसी व्यक्ति की मदद करने में सक्षम होने पर प्रसन्न था। हालांकि उसने पहले कभी उससे बात नहीं की थी, आर्थ जानता था कि नान एक मेहनती व्यक्ति है। वह हमेशा अपना काम बहुत सावधानी से करता था और अपने बच्चों और पत्नी के लिए वह सब करता था जो वह कर सकता था। हालांकि नान ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, फिर भी जब आर्थ उससे बात करता था तो वह भयभीत महसूस करता था। ये सच है कि कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उन्हें चेतावनी नहीं दी जाती, लेकिन नान जैसे लोग भी हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बाद भी खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाते हैं। उसी दिन नान को लगा कि पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो बेहद अमीर है फिर भी अपने जैसे गरीब व्यक्ति से दयालुता से बात करता है। आर्थ की ओर देखते हुए, जो अपनी डेस्क पर वापस आ गया था और फिर से व्यस्त दिख रहा था, उसने टिप्पणी की, मुझे उम्मीद है कि उसे हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। उसके जैसे अच्छे व्यक्ति को बहुत समर्थन मिलना चाहिए ताकि अधिक लोग उसके अच्छे कामों से लाभान्वित हो सकें। नान के कमरे से बाहर जाने के कुछ समय बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और एडना, एक नीली कार्यकारी पोशाक और एक छोटी स्कर्ट पहने हुए, कमरे में दाखिल हुई। उसने आर्थ को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, आप जिन लोगों का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं वे पहले ही आ चुके हैं। क्या आप अब साक्षात्कार के लिए तैयार हैं? जब आप तैयार होंगे तो मैं उन्हें अंदर आने दूंगी। हाँ जरूर, आर्थ ने उत्साह से उत्तर दिया और फिर वह कमरे के केंद्र में स्थित सोफे पर शालीनता से बैठ गया। इसके बाद एडना ने एक आदमी को, जो लगभग 24 साल का लग रहा था, कमरे में आने के लिए आमंत्रित किया।
आथा के दाहिने हाथ पर वह आदमी खड़ा था। माफ कीजिए सर, उस आदमी ने विनम्रता से कहा। कृपया बैठ जाए, आथा ने खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। आज साक्षात्कार का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद सर। मेरा नाम रोनिन है, उस आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आथा ने रोनिन की पृष्ठभूमि की गहन जांच की थी और पाया था कि उसने ब्राउन कंपनी में 3 साल तक काम किया था। इस दौरान उसने अपने निम्न स्तरीय पद के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। रोनिन को बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया था और उसे बिना किसी सवाल के दिए गए किसी भी आदेश का पालन करना था। ब्राउन कंपनी की पदानुक्रमिक संरचना किसी को भी अपने वरिष्ठों के अधिकार को चुनौती देने से रोकती थी। आथा कार्य वातावरण में क्रांति लाने और सभी को अपनी राय व्यक्त करने का मौका देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इसलिए उन्होंने ब्राउन कंपनी में अपने अनुभव के बारे में अधिक जानने के लिए रोनिन के साथ एक छोटी अनौपचारिक चर्चा शुरू की। ठीक है रोनिन, साक्षात्कार के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, आथा ने कहा। मैं कुछ घंटों में आपको वापस कॉल करूंगा। रोनिन ने फिर सिर हिलाया और कमरे से बाहर जाने के लिए माफ़ी मांगी। अगला बॉस, एडना ने पूछा। ज़रूर, आथा ने सहजता से उत्तर दिया, हम आज इसे पूरा कर लेंगे। कुछ क्षण बाद एक और व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था कमरे में दाखिल हुआ और आथा को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। वह आथा के सामने बैठा और साक्षात्कार शुरू हुआ। आखिरकार कुछ घंटों के बाद सभी साक्षात्कार समाप्त हो गए। क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसे आप सीईओ बॉस बनाना चाहते हैं? या क्या आप वास्तव में इस नौकरी को अपने लिए संभालने का इरादा रखते हैं? एडना ने आथा से पूछा। आथा आत्मविश्वास से खड़ा हुआ, मैं कुछ समय के लिए सीईओ रहूंगा। मेरा उद्देश्य इस कंपनी में सफलता की संस्कृति स्थापित करना है, लेकिन मैं इस भूमिका को बहुत लंबे समय तक नहीं संभालूंगा क्योंकि मुझे अंततः अपनी जगह लेने के लिए किसी की तलाश करनी होगी। एडना मुस्कुराई और स्वीकृति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपने निश्चित रूप से सही चुनाव किया है बॉस। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम उन सभी लोगों को एक साथ लाएं जिन्हें मैंने रिक्त पदों के लिए चुना है। आथा फिर कमरे से बाहर निकलकर भव्य बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया, जो अब अपरिचित चेहरों से भरा हुआ था। कमरे में होने वाले कार्यक्रम का एक बार फिर पूरे भवन में बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था। क्या यह अगला कदम होगा जो इस कंपनी की प्रगति को निर्धारित करेगा? किसी ने पूछा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा स्पष्ट थी। मैं वास्तव में परिणामों के बारे में उत्सुक हूँ, एक अन्य ने कहा। मैं हमारे नए बॉस द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियाँ, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक। उपन्यास अजय आथा गार्डनर, अध्याय 82, एक साहसिक नई दिशा। ब्राउन कंपनी बिल्डिंग में भव्य बैठक कक्ष में कार्यकारी सीटों में शामिल होने वाले 10 नए सदस्यों के आगमन पर इसने स्वाभाविक रूप से प्रशंसा की हलचल पैदा की और कर्मचारियों के बीच कई सवाल उठाए। हालांकि शेष 5 अनुभवी कार्यकारी सदस्य खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि ये युवा चेहरे अब उसी मंडली का हिस्सा थे जिसका वे वर्षों से हिस्सा थे। फिर भी उन्होंने अपनी शिकायतों को अपने तक ही सीमित रखा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आथा ही प्रभारी थे। अच्छा, ये कितना घटनापूर्ण दिन है, आथा ने कहा। इस बड़े बदलाव के बारे में इतना उत्साही होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमरे में सभी की आंखें, साथ ही बड़ी स्क्रीन के माध्यम से देखने वाले, आथा के अगले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानता था कि उस दिन वह उन लोगों की घोषणा करेगा जो कंपनी में महत्वपूर्ण पद संभालेंगे। आज मुझे जो कहना है उस पर मैं बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहता, आथा ने कार्यकारी कुर्सियों पर बैठे 10 व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं पिछले कुछ समय से ब्राउन कंपनी के भावी कार्यकारी सदस्यों के साक्षात्कार ले रहा हूं और उनकी पृष्ठभूमि पर शोध कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि वे इन पदों के लिए सबसे योग्य हैं, आथा ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि वे यहाँ कुछ रिक्त पदों को भरेंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने और आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए मैंने उन्हें इसके बाद एक प्रस्तुति देने के लिए कहा है ताकि हर कोई उनकी क्षमता और कंपनी को आगे बढ़ाने की उनकी योजनाओं का आकलन कर सके। वाह, ये सच है, किसी ने कहा। ये वे लोग हैं जिन्हें हमारे बॉस ने कार्यकारी कुर्सी की रिक्ति को भरने के लिए चुना है। मैं इनमें से कई युवा प्रतिभाओं से परिचित हूं और भले ही वे पहले काफ़ी कम पदों पर थे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं। साथ ही उनमें से कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूं वे वास्तव में कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, एक अन्य ने कहा। क्या यह नहीं दर्शाता कि हमारा बॉस वास्तव में किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर चुनता है? अगर कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार कर सकती है तो मुझे यकीन है कि अधिक से अधिक लोग और भी अधिक मेहनत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि उनके प्रयासों की वास्तव में सराहना की जाएगी। आथा ने उसके पीछे स्क्रीन पर कंपनी की नई लाइनअप का खुलासा किया, जो सभी के लिए बहुत ही खास था। आश्चर्य, उन्होंने 10 नए लोगों को लगभग पूरी तरह से कंपनी के भीतर सबसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा था और अन्य 5 अनुभवी अधिकारी ज्यादातर उनके नीचे थे।
इस कारण कुछ अनुभवी कार्यकारी सदस्य इस निर्णय पर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि आर्थर ने उनके अनुभव की अनदेखी की है और इसके बजाय उन लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी हैं जिनके पास कोई प्रासंगिक अनुभव नहीं है। सर, फिर किसी ने अपना हाथ उठाया। हाँ, कृपया, आर्थर ने उसे बोलने की अनुमति दी। सर, अगर मैं इतना साहस कर सकता हूँ तो वे नए कर्मचारी बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इस क्षेत्र में अनुभव की कमी है। क्या आप निश्चित हैं कि उन्हें कंपनी में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपना एक अच्छा विचार है? उनके पास चाहे जितनी भी बुद्धिमत्ता क्यों न हो, काम को ठीक से करने के लिए आवश्यक अनुभव होना आवश्यक है। मेरा मानना है कि आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, आदमी ने कहा। आर्थर ने 5 अनुभवी कार्यकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायत के जवाब में सिर हिलाया। उनके निर्णय पर उनकी आपत्ति के बावजूद वह अभी भी उनका बहुत सम्मान करता था क्योंकि वे अभी भी कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ठीक है, आर्थर ने सुनने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हुए उत्तर दिया। मेरे या कंपनी के बारे में आपकी किसी भी राय और शिकायत के लिए मैं आभारी हूँ। एक सफल कंपनी को हमेशा अपने कर्मचारियों की आवाज़ सुननी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरे सभी निर्णय सावधानीपूर्वक विचार करके लिए गए थे। आर्थर ने फिर अपने पीछे स्क्रीन पर अतिरिक्त डेटा प्रदर्शित किया। मैंने जिन लोगों को चुना है उनके पास कुछ नेतृत्व का अनुभव है, हालांकि व्यापक नहीं है, और उन्होंने यहां काम करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि मैंने उन्हें जो अवसर दिया वह महज दिखावा नहीं था। कमरे में माहौल प्रत्याशा से भरा हुआ था। हर कोई जानता था कि कंपनी में उनकी स्थिति उनके वेतन में परिलक्षित होगी। मनुष्य के रूप में हर कोई अपने काम का अधिकतम लाभ उठाना चाहता था। इसलिए जब आर्थर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो हर कोई उसके करीब आ गया। और इस घोषणा के साथ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मैं समय समय पर सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करूंगा। मैं उन लोगों को उचित श्रेय देना सुनिश्चित करूंगा जो कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं, उन्होंने अपनी सीट पर लौटने से पहले कहा। अब आइए उन 10 लोगों की प्रस्तुतियां सुने जिन्हें मैंने उनके नए पदों के लिए चुना है। उसके बाद एक एक करके 10 लोगों ने कंपनी के सामने अपनी योजनाएं पेश की, अपने अपने प्रेजेंटेशन में आत्मविश्वास और क्षमता का परिचय दिया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कंपनी में अपनी जगह अर्जित की थी और आर्थर ने उन्हें चुनकर सही किया था। उनमें से प्रत्येक ने उत्कृष्ट शोध के लिए एक कौशल का प्रदर्शन किया था और उनका कार्य प्रदर्शन निंदनीय से परे था। प्रस्तुति देखने वाले कर्मचारियों ने अविश्वास में अपने सिर हिलाए, जैसे कि वे आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन से चकित थे। वे वास्तव में इस कंपनी को मिलने वाले सबसे अच्छे लोग हैं, उनमें से एक ने प्रशंसा के साथ कहा। मुझे गर्व है कि उनके जैसे लोगों को आखिरकार वह पहचान मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। ये सही है, दूसरे ने सहमति व्यक्त की। हमारे बॉस वास्तव में उन लोगों को अवसर देने में बहुत बुद्धिमान हैं जो मूल रूप से अपने वरिष्ठों के लिए केवल उपकरण थे। वे इस कंपनी का नेतृत्व करने के हकदार हैं। मैं और भी अधिक मेहनत करने जा रहा हूं, दूसरे ने उत्तर दिया। मैं इससे भी अधिक उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता हूं। मैं तेजी से आशावादी हूं कि यह कंपनी अभी से भी बेहतर बन सकती है। ब्राउन कंपनी अमर रहे, हमारे नए सीईओ अमर रहे, वे दोनों एक साथ बोले। जब सभी ने अपनी प्रस्तुति पूरी कर ली तो आर्थर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, सभी ने, उसने आत्मविश्वास से भरे लेकिन दोस्ताना व्यवहार के साथ कहा। मुझे यकीन है कि आप सभी ने अपनी प्रस्तुतियों में बहुत मेहनत की है और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। आर्थर ने कहा, मैं उन सभी लोगों के लिए अवसर खोलना चाहता हूं जिन्हें अभी भी मेरे द्वारा चुने गए 10 लोगों के बारे में संदेह है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस कमरे के बाहर किसी की भी शिकायत सुनने के लिए भी तैयार हूं। कमरे में मौजूद अनुभवी अधिकारी अब कोई शिकायत व्यक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि आर्थर के 10 लोगों ने बहुत ही ठोस तरीके से अपनी विशेषज्ञता और दक्षता का प्रदर्शन किया था। नोवेल रिम ऑग से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित हैं। कुछ मिनटों के बाद कोई और आपत्ति नहीं थी और हर कोई आर्थर द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत था। खड़े होकर आर्थर ने कमरे में मौजूद लोगों को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और कहा, मुझे विश्वास है कि हम और भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे पता है कि इस कंपनी के आगे एक अद्भुत भविष्य है और मुझे विश्वास है कि साथ मिलकर हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। आर्थर के प्रेरक शब्दों के जवाब में समूह ने तालियां बजाईं, जिससे कंपनी के भविष्य के लिए आशावाद और उत्साह का संचार हुआ। आर्थर ने बैठक समाप्त करने से पहले एक अंतिम टिप्पणी की, हम कुछ ऐसा करने के कगार पर हैं जो इस कंपनी ने पहले कभी नहीं किया। आर्थर कंपनी से कचरा साफ करने में कामयाब हो गया था और अब उसने उन लोगों को चुना था जो उसे लगा कि कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कंपनी के संचालन की देखरेख करने के कुछ और सप्ताह के बाद वह बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं, उसने खुद से कहा। आपने ब्राउन कंपनी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, होस्ट। इसकी वजह से कई लोगों को अपने जीवन में महान कार्य करने की प्रेरणा मिली है और आपने उन्हें यह उम्मीद दी है कि अच्छाई के लिए अभी भी कोई लड़ सकता है। इस बड़ी चीज के लिए आपको 100 वीआईपी पॉइंट मिलेंगे। सिस्टम टिप्पणी, आपने बहुत सारे वीआईपी पॉइंट जमा कर लिए हैं, होस्ट।
आपको उन सभी का उपयोग करने के लिए और भी बड़ी चुनौती की आवश्यकता है। क्या आपको यकीन है कि मैंने जो महान काम किया है उसके लिए मैं केवल 100 वीआईपी पॉइंट का हकदार हूँ? सिस्टम आर्थर ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपको खुद को संयमित करने की कोशिश करनी होगी, होस्ट। इसके अलावा आपको रचनात्मक होना होगा क्योंकि आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको भविष्य में कम वीआईपी पॉइंट मिल सकते हैं। तो धन्यवाद, उन्होंने कहा, लेकिन कृपया किसी अन्य बड़ी चुनौती या इसी तरह की किसी चीज़ का उल्लेख न करें। क्या आप नहीं जानते कि मैं शांति से अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ? ज़रूर, होस्ट। इसलिए आपको और भी महान कार्य करने चाहिए क्योंकि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ उच्चतर हासिल करना जारी रखना चाहते हैं, है ना? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 83 पहल करें। शनिवार की सुबह ब्राउन कंपनी को वापस पटरी पर लाने के कई कठिन दिनों के प्रयास के बाद आर्थर और एलिसिया कुछ अतिरिक्त कौशल को निखारने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, जो एलिसिया ने कुछ समय पहले उनसे अनुरोध किया था। आप आग्नेयास्त्रों की शूटिंग सीखने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं, एलिसिया? आर्थर ने पूछा जब वह लग्जरी कार में उसके बगल में बैठी। वह एक खुशमिजाज मूड में थी, चुटकुले बना रही थी और माहौल को हल्का कर रही थी। क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आर्थर ने कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। मेरा मतलब है, शूटिंग सीखने का मतलब है कि आप अपने जीवन में आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, है ना? भले ही आपको भविष्य में उनका उपयोग करने की आवश्यकता हो। आर्थर ने एलिसिया को अपने अंगरक्षकों का मुखिया चुना था, लेकिन तब उसकी समस्याएं आज जितनी गंभीर नहीं थीं। अब इन समस्याओं के लिए उसे अंडरवर्ल्ड का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, जिससे वह उन संभावित जोखिमों के बारे में थोड़ा असहज हो जाता है जो उसे और एलिसिया को अपने मिशन पर झेलने पड़ सकते हैं। आर्थर को कभी कभी लगता था कि उसे एलिसिया को कोई दूसरा काम सौंप देना चाहिए। वह इस मुश्किल काम के लिए बहुत छोटी थी और उसे यह काम देने के लिए थोड़ा पछतावा था। वह उसे कम मेहनत वाला काम देना चाहता था, जैसे कि एडना की मदद करने के लिए उसका निजी सहायक बनना। एलिसिया ने सिर हिलाते हुए कहा, यही समस्या है, आर्थर ओप्पा। मेरे पास अंगरक्षकों के मुखिया का काम है, लेकिन मैं अपने सभी अधीनस्थों में से एकमात्र व्यक्ति हूं जो इसका उपयोग करना नहीं जानता, आग्नेयास्त्र। इसलिए मुझे इस कौशल की वास्तव में आवश्यकता है, अगर मुझे भविष्य में कभी किसी को गोली मारने की आवश्यकता हो। आर्थर की ओर मुस्कुराते हुए उसने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मैं भविष्य में जो भी सामना करूं, उसके लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति में रहना चाहती हूं। मैं चुनौतियों के बारे में थोड़ा भी चिंतित नहीं हूं, बल्कि मैं उनका इंतजार कर रही हूं। एलिसिया के उत्तर के जवाब में आर्थर ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। उसने ये कहने से पहले एक आह भरी, ऐसा लगता है कि आपको बताना वास्तव में एक थकाऊ काम है ना? ओप्पा, एलिसिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे अपने मार्शल आर्ट कौशल पर यकीन है। मैं एक साथ 3 से 5 आदमियों का सामना कर सकती हूँ और मुझे अभी भी लगता है कि मैं लड़ाई जीत जाऊंगी। भले ही मेरा शरीर छोटा है, लेकिन मेरी लड़ाई की तकनीक बहुत अच्छी है। एलिसिया ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे पता है कि किसी समय मेरी मार्शल आर्ट मेरा काम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, उसने एक पल के लिए रुकते हुए कहा। इसलिए मुझे कुछ शूटिंग तकनीकें भी सीखने की ज़रूरत है, अगर मुझे भविष्य में उनका उपयोग करना पड़े। खासकर उन सभी चुनौतियों के साथ जो मुझे भविष्य में सामना करना पड़ सकता है ना? मुझे यकीन है कि एस्टन जैसे लोग अंगरक्षकों के साथ वापस आएंगे, सभी के पास बंदूकें होंगी जो हमें डराने की कोशिश करेंगे। उसने समझाया, क्या तुम इस काम के बारे में फिर से नहीं सोचना चाहती, एलिसिया? आर्थर ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। एलिसिया ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। नहीं, आर्थर ओप्पा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे ये काम वाकई पसंद आ रहा है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कृपया ये सब मुझे सौंप दे, एलिसिया ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन मैंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लिया है और मुझे यकीन है कि मैं बिना किसी संदेह के ये काम करना जारी रखूंगा। इसके अलावा मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेरा निर्णय था और मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया गया था, इसलिए आपको मुझ पर बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर आपको वाकई यकीन है, आर्थर ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं वास्तव में टीम में और लोगों को जोड़ने की योजना बना रहा हूं। मेरे पास वर्तमान में बहुत कम अंगरक्षक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और लोगों की आवश्यकता है। हालांकि दूसरी ओर मुझे ये भी लगता है कि अधिक संख्या में लोगों का होना उतना प्रभावी नहीं होगा यदि उनके पास समान गुणवत्ता नहीं है। इसलिए मैं उन 10 लोगों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करूंगा जिन्हें मैंने वर्तमान में काम पर रखा है। एलिसिया ने जल्दी से सिर हिलाया। इसलिए मैं उन्हें युद्ध में और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। जरूर, मैं इससे सहमत हूं, आर्थर ने कहा।
आथा एक पल के लिए चुप हो गया। भविष्य में उसे जिन संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में सोचते हुए, साथ ही अंडरवर्ल्ड की शक्ति के बारे में भी, जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अंडरवर्ल्ड, उसने एक स्वर में कहा, शांत स्वर में, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वे कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे जल्द ही मेरे द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार का बदला लेने आएंगे, और उनकी विशाल संख्या मुझे थोड़ा आशंकित करती है। एलिसिया ने आथा के शब्दों के जवाब में प्यार से मुस्कुराया। आथा ओप्पा, आप बहुत विचारशील हैं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। आपने मुझे बहुत चिंतित किया, मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हूँ। बेशक मैं आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ एलिसिया, आप अभी भी बहुत छोटी हैं और आपका काम पार्क में टहलना नहीं है, उसने जवाब दिया, धीरे से उसके बालों को ब्रश करते हुए। एलिसिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे ये पसंद है ओप्पा, इसे एक बार और करो, इसे कई बार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या सभी लड़कियां शर्मिंदा नहीं होती जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? आथा ने धीरे से पूछा। उसे याद आया कि जब उसने उसके साथ ऐसा ही किया था तो एडना ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। सच में, एलिसिया ने उत्साह से जवाब दिया। क्या आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वह एडना उन्नी है? वह वास्तव में सभी के प्रति दयालु और मिलनसार है। उसके पास एक महिला का सच्चा दिल है। न केवल वह एक परी की तरह दिखती है बल्कि उसकी आत्मा भी एक परी की तरह है। यह मुझसे अलग है, जो बाहर से एक परी की तरह दिखती है लेकिन अंदर एक राक्षस है। हाहा, उसने मजाक में कहा। एलिसिया के शब्दों पर आथा ने दयालुता से मुस्कुराया, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ जरूर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एडना बहुत मिलनसार और दयालु है, और इसके अलावा वह हमेशा अपना काम गंभीरता से करती है, उसने कहा। और एलिसिया ने फिर से कहा, आप इतने सारे कामों में कैसे अच्छे हो सकते हैं ओप्पा? ऐसा लगता है कि आपके पास एक जादुई डिब्बा है जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। क्या आपके पास गुप्त रूप से एक डोरेमोन है? क्या आपके पास एक जादुई जेब है? उसने पूछा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। एलिसिया ने फिर मजाक किया और आथा के पेट को छुआ और चौंक गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने पेट को पकड़ा था जो पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। वाह, आपकी मांसपेशियां इतनी सूखी कैसे हो सकती हैं ओप्पा? क्या आपको कभी कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन लगाया गया है? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है एलिसिया? आथा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है जो समझ में आती हैं। तुम अब एक इंसान के तौर पर असली नहीं हो, उसने एक हंसी के साथ जवाब दिया। वे गाड़ी चलाते हुए हल्के फुल्के मजाक में लगे रहे जब तक कि आखिरकार कार शूटिंग खेलों के लिए समर्पित एक इमारत के सामने नहीं रुकी। अंदर अभ्यास के लिए कई तरह के हवाई और आग्नेयास्त्र हथियार उपलब्ध थे, साथ ही आग्नेयास्त्रों के बारे में और अधिक जानने के लिए पूरी सुविधाएं थीं। मैंने इस इमारत को एक दिन के लिए किराए पर लिया है, आथा ने कार से बाहर निकलते हुए घोषणा की। उसके पीछे एलिसिया भी थी। मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है तो हम अगले दिन और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। आने के लिए? ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में उत्साह था। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 84, दो प्रेमियों का रहस्य। कॉस्मो, एक 30 वर्षीय व्यक्ति, अपनी जीवंत लाल स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक जोड़ी प्रशिक्षण पैंट, और उसके चेहरे पर एक जोड़ी चश्मा लगा हुआ था। उसकी नज़र पास की एक लग्जरी गाड़ी पर गई और उसने पास आते ही प्रशंसा की एक हल्की सीटी बजाई। ओह, क्या ये रोल रॉयस सिल्वर शैडो 2 है? एक कार उत्साही होने के नाते उसने जल्दी से कार को पहचान लिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, प्रशंसा के साथ इसकी जांच की और विस्मय से कहा, यह एक ऐसी कार है जिसकी दुनिया में केवल 10 इकाइयां हैं। नोबल रैम A.Aug इस सामग्री का मालिक है। किसी ने कार की खिड़की खोली और कॉस्मो ने तुरंत बेनो को पहचान लिया। हाँ बेनो, क्या ये वास्तव में तुम हो? उसने अविश्वास में कहा, क्योंकि उसे उस जगह पर बेनो को देखने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, बेनो ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ में आग्रह था। कृपया यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम यहाँ खड़े होकर इस कार को ऐसे ही देखते हुए बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। ऐसा कहते हुए उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। कॉस्मो ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अगर वह वास्तव में बेनो है तो मुझे आश्चर्य नहीं है कि यह कार उसकी है। लेकिन वह हैरान होते हुए रुका। बेनो ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठा है? उसने निष्कर्ष निकालने से पहले एक पल के लिए सोचा, शायद क्योंकि वह एक पेशेवर रेसर है, वह नहीं चाहता कि कोई और उसके लिए गाड़ी चलाए। कॉस्मो इमारत और शूटिंग रेंज का मालिक था, जहां वह आमतौर पर सप्ताहांत पर आराम करने और खेल के साथ वार्म अप करने के लिए जाता था। हालांकि आज कुछ गड़बड़ थी, इमारत असामान्य रूप से शांत थी। हैरान होकर उसने खुद से पूछा, क्या हुआ? और बेनो यहाँ क्यों है?
क्या वह ऑटो रेसिंग से रिटायर हो गया है और शूटिंग में मुझसे प्रतिद्वंदी बनने आया है? कॉस्मो, एक पेशेवर शूटिंग एथलीट जिसने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं और कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, ने खेल के प्रति अपने प्रेम के कारण ये जगह बनाई है। फिर वह नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ, जो विभिन्न अभ्यास कक्षों की स्थिति प्रदर्शित करने वाली कई बड़ी स्क्रीन से सुसज्जित था। कॉस्मो को देखते ही कमरे में मौजूद कर्मचारियों ने उसका अभिवादन किया। सुप्रभात, बॉस। कॉस्मो आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। वह स्क्रीन देख रहा था जहां एक पुरुष और एक महिला उन दोनों के साथ अकेले अभ्यास कर रहे थे। यह क्या है? उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये जगह इतनी शांत क्यों है और वे दोनों ही क्यों हैं? फिर एक कर्मचारी ने जवाब दिया, आह, उस आदमी ने आज के लिए पूरी जगह किराए पर ली है, बॉस। कॉस्मो उन शब्दों को सुनकर चौंक गया। उसने घुटन महसूस की और अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? कॉस्मो ये जानकर चौंक गया कि एक व्यक्ति के लिए जगह किराए पर लेना और वह भी पूरे दिन के लिए कितना महंगा था। क्या मैंने सही सुना? क्या वह व्यक्ति वास्तव में इसे किराए पर ले रहा है? उसने अविश्वास में पूछा, स्क्रीन के करीब झुकते हुए। छवि को जूम इन करने का प्रयास करें, उसने कहा। स्क्रीन जूम इन हुई, आथा और एलिसिया के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दिए। कॉस्मो ने तुरंत घुटन महसूस की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, क्या ये वह अमीर आदमी हो सकता है जो पहले लग्जरी कार में आया था? उसने खुद से सोचा। कॉस्मो ने आथा के चेहरे का अध्ययन किया, उसे पहचानने की कोशिश की लेकिन कुछ भी याद नहीं कर सका। एक पल रुको, क्या लग्जरी कार पहले बेनो की नहीं थी? क्या यह आदमी बेनो का दोस्त है? या वह उसका निजी ड्राइवर हो सकता है? बेनो ड्राइवर की सीट पर क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। फिर कॉस्मो की नज़र स्क्रीन पर एलिसिया के चेहरे पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, भले ही वह बहुत छोटी लग रही थी, शायद 20 साल से ज्यादा की नहीं। वाह, वह बहुत सुंदर लग रही है। मुझे लगता है कि उसका कोई एशियाई वंश होगा, उसने सोचा। कॉस्मो ने स्क्रीन से एलिसिया के चेहरे पर फिर से नज़र डाली और खुद पर मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि वह आथा के साथ मजाक कर रही थी, अपनी शूटिंग प्रैक्टिस को गंभीरता से नहीं ले रही थी। वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? उसने अपने आदमियों की ओर मुड़ते हुए पूछा। उसके चारों अधीनस्थ सभी हैरान दिखे। उनमें से एक ने आखिरकार कहा, हम। एक विराम के बाद दूसरे ने स्पष्टीकरण दिया, आह बॉस, उस आदमी ने कहा कि उसे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, वह बस जगह किराए पर ले रहा है। क्या? कॉस्मो ने चौंक कर कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम गंभीर हो? अगर उन्हें अपने लिए ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है तो इस जगह को किराए पर क्यों लिया? क्या तुम्हें लगता है कि वे पेशेवर एथलीट हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है? उसने एक पल के लिए आथा के व्यवहार को देखा और फिर एक तार्किक कारण निकालने की कोशिश की कि उसने ट्रेनर की कंपनी क्यों नहीं मांगी। क्या ये संभव है? उसने धीरे से कहा कि उसने जानबूझकर उस युवा लड़की के साथ अकेले रहने के लिए ये जगह किराए पर ली है। मैंने उन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा है और वे स्पष्ट रूप से एथलीट नहीं हैं, जिससे मुझे संदेह होता है। उसने खुद ही यह जगह किराए पर ली थी और किसी और के आने की उम्मीद नहीं की थी। अगर यह इसलिए नहीं था कि वह अपने अफेयर को छिपाना चाहता था, तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? कॉस्मो फिर अनुमोदन के लिए अपने आदमियों की ओर मुड़ा। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या ये सही नहीं है? उसके अधीनस्थ उसके कथन से दंग रह गए लेकिन चुप रहे। आह, तुम लोग बहुत बुद्धिमान नहीं हो, क्या तुम नहीं समझते? कॉस्मो ने फिर एलिसिया की तरफ देखा और उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। तुम्हें पता है, अगर मैं अभी भी सिंगल होता तो मैं उसके जैसी किसी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच सकता था। हे। फिर अपनी नज़र वापस अपने आदमियों की तरफ घुमाते हुए उसने कहा, तुम मेरी पत्नी को इस बारे में बताने की हिम्मत मत करना। आदमियों ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बॉस। फिर उसने कहा, उसने खुद ही जगह किराए पर ली थी और किसी और के आने की उम्मीद नहीं की थी। अगर ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपने अफेयर को छिपाना चाहता था, तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? इस तरह की जगह पर अफेयर करना कितना अजीब विकल्प है, कॉस्मो ने टिप्पणी की, अभी भी उसके सामने बड़ी स्क्रीन को देखते हुए। गोल्फ कोर्स या होटल क्यों नहीं? मुझे यकीन है कि वह होटल का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त अमीर है। हे, उसने अपनी कल्पना में विभिन्न संभावनाओं की कल्पना करते हुए कहा। अपने आदमियों की ओर मुड़ते हुए कॉस्मो फिर बोला, वह लड़की वाकई बहुत सुंदर है न? उसके आदमियों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बॉस, हम सहमत हैं, उन्होंने जवाब दिया। शूटिंग में कुशल एक पेशेवर एथलीट कॉस्मो को वहां आने के लिए उस आदमी के इरादों को जानने की उत्सुकता महसूस हुई। खड़े होकर उसने घोषणा की, मैं उन दोनों से मिलूंगा। बॉस, उसके आदमियों ने उसे पुकारा। वह पलटा और पूछा, क्या वे परेशान नहीं होना चाहते? उन्होंने उसे याद दिलाया। कॉस्मो ने सोच समझकर गुनगुनाया, फिर से गहरे विचारों में डूबा हुआ लग रहा था। ऐसा लगता है कि लड़की के साथ जुड़ने का आदमी का मकसद केवल अपनी पत्नी को पता चले बिना एक संक्षिप्त संबंध बनाना था। शायद उसे लगता था कि इस तरह की जगह पर आना उसे अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा।
उसने अपनी चतुराई भरी समझ से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तो उन्हें लगता है कि वे यहाँ से बच सकते हैं, उसने असहमति जताते हुए कहा। वह आत्मविश्वास से आथ के प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ा और संतुष्ट मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। उसे लगा कि वह इस जगह का निर्विवाद स्वामी है। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि आथा और एलिसिया एक दूसरे के करीब खड़े थे। आथा एलिसिया के पीछे खड़ा था। आथा के मुस्कुराने के तरीके और उसकी आंखों में शरारती चमक से वह बता सकता था कि वह लड़की को छेड़ रहा था। ऐसा लग रहा है कि वे निश्चित रूप से एक चक्कर में हैं, उसने खुद से सोचा। क्षमा करें सर, कॉस्मो ने जोर से कहा, जवाब की प्रतीक्षा करते हुए। कुछ समय बाद ये स्पष्ट हो गया कि आथा को कॉस्मो से कोई लगाव नहीं था। आथा फिर एलिसिया के पीछे आया और उसके हाथों की स्थिति को ठीक किया। तुम्हें इसे ऐसे ही करना होगा, आथा ने उसे कुछ शब्द देते हुए कहा। मार्गदर्शन, अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ ओप्पा, मैं समझता हूँ, तुम्हें इस तरह के विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, एलिसिया ने जवाब दिया। तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे वे कांप रहे हों, एलिसिया? आथा ने चिंतित होकर पूछा। एलिसिया फिर आथा की ओर मुड़ी और हंसने लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब खड़े हो, ओप्पा, उसने जवाब दिया, उसे मजाकिया ढंग से चिढ़ाते हुए। ओह, मैं समझ गया, आथा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। कॉस्मो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अनदेखा किए जाने से चिढ़कर कॉस्मो बोला। माफ़ कीजिए सर, उसने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आथा आखिरकार कॉस्मो की ओर मुड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन था, क्योंकि उसने अनुरोध किया था कि कोई भी उनके प्रशिक्षण में हस्तक्षेप न करे। ये रहस्यमय आदमी कौन था जो अचानक अंदर आ गया था? क्या वह कोई प्रशिक्षक था या कोई और जो प्रशिक्षण मैदान का उपयोग करना चाहता था? क्षमा करें, आथा ने शुरू किया, उसकी आवाज़ सहज थी। मैंने दोपहर तक के लिए यह इमारत किराए पर ली है। यदि आप अपने प्रशिक्षण के लिए किसी दूसरे कमरे का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही उसका ध्यान रख लिया है। इसके साथ ही उसने अपना ध्यान एलिसिया और उनके प्रशिक्षण पर वापस कर दिया। सच में, कॉस्मो ने अविश्वसनीय रूप से सोचा, क्योंकि आथा उससे अनजान लग रहा था। क्या ये सच है कि वह मुझे नहीं पहचानता? यह एक बहुत बड़ा अपमान है, उसने फिर कहा। हाँ, मेरा नाम कॉस्मो है। लेकिन आथा ने लापरवाही से जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कॉस्मो। क्या आप कृपया बाहर आ सकते हैं? मैं व्यस्त हूँ। कॉस्मो की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई। उसे लगा कि आथा जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा था, भले ही उसने उसे अपना नाम बताया था। मिस्टर अहम, ये जगह मेरी है। आथा ने फिर से कॉस्मो को देखा और उसका चेहरा नर्म हो गया। ओह सच में, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे ये जगह किराए पर देने के लिए धन्यवाद। क्या आपको ट्रेनर बनने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है? कॉस्मो ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। पेशेवर एथलीटों से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है ना? उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए कहा। हालांकि आथा ने बिना उसकी ओर देखे ही जवाब दिया, नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। क्या उसने वाकई मुझे नहीं पहचाना? कॉस्मो ने जोर से सोचा, अपने सामने लोगों के लिए खुद को और अधिक पहचानने योग्य बनाने का कोई तरीका खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। या वह बस इस खूबसूरत लड़की के सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहा है? उसने खुद से पूछा। मुझे कुछ करना होगा, उसने कहा, उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रतिष्ठा इस तरह से बदनाम हो। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथक गार्डनर, अध्याय 85, त्वरित शिक्षा। मिस्टर कॉस्मो, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, आथा ने कहा, मालिक के प्रति विनम्र होने की कोशिश करते हुए। उसने कहा, हालांकि मैं खुद भी इसे आजमाना चाहता था, लेकिन मैं मालिक हूं और मैं एक पेशेवर एथलीट भी हूं। मुझे यकीन है कि मैं सहायता कर सकता हूं, कॉस्मो ने जोर देकर कहा। उसका अभिमान थोड़ा आहत हुआ, लेकिन फिर भी वह इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ था। एलिसिया फिर कॉस्मो की ओर मुड़ी, आथा की शेखी बघारते हुए। क्या आप जानते हैं कि यह आदमी किसी से भी बेहतर है? वह एक पेशेवर एथलीट से भी बेहतर है। चुप रहो, एलिसिया, आथा ने कहा। फिर उसने कॉस्मो की ओर देखा। मिस्टर कॉस्मो, मुझे सच में विश्वास है कि मैं ये खुद कर सकता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि आप चले जाएं और हमें अकेले अभ्यास जारी रखने दें, ठीक है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कॉस्मो ने ठहाके लगाते हुए पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं प्रशिक्षण लूं, लेकिन ये कहना कि तुम मुझसे बेहतर हो थोड़ा ज़्यादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने उनकी दुस्साहसता पर अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि क्या वे वास्तव में जानते हैं कि वह कौन है और शूटिंग खेलों में उसकी पृष्ठभूमि क्या है। एलिसिया को लगातार व्यवधान के कारण झुंझलाहट महसूस हुई और उसने उस आदमी को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। ओप्पा, तुम इस चाचा को अपना हुनर क्यों नहीं दिखाते?
यह मुझे वास्तव में परेशान कर रहा है कि वह अचानक आ गया। चलो उसे संतुष्ट महसूस कराते हैं और उसे जल्दी से यहाँ से जाने देते हैं, उसने सुझाव दिया। क्या चाचा आप कहते हैं? मैं इतना बुरा नहीं हूँ, कॉस्मो ने झुंझलाहट में जवाब दिया। नहीं, आर्थर ने अपना सिर हिलाया। हम घमंडी नहीं हो सकते, ठीक है, बस इसके बाद उसे अकेले जाने दो। कॉस्मो का गुस्सा भड़क उठा। तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितने अच्छे हो? उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। आर्थर ने कॉस्मो की आंखों में देखा। क्या यह महत्वपूर्ण है? बेशक यह महत्वपूर्ण है, कॉस्मो ने उत्तर दिया। तुमने मुझे, एक पेशेवर खिलाड़ी को, नीचा दिखाया है। और एक और बात, मेरा मानना है कि तुम लोगों ने जानबूझकर यह जगह किराए पर ली है ताकि तुम लोग किसी अफेयर के लिए जा सको, है न? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी किसी छोटी लड़की के साथ खेलते हुए पकड़ी जाए, है न? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बस तुमसे मेरी योग्यताओं का सम्मान करने और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ। कॉस्मो के शब्दों को सुनते ही एलिसिया को मतली की लहर महसूस हुई। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। हा, तुम बहुत मजाकिया हो अंकल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा अफेयर चल रहा है? हा, मैं उसकी पहली पत्नी को हमारे बारे में बताने के बारे में चिंता नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि उसे मेरी तरह तीसरी पत्नी लेने से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। एलिसिया ने फिर आर्थर की बांह पकड़ी और उसकी ओर देखा। चलो ओप्पा, उसे दिखाओ कि तुम शूटिंग में वाकई बहुत अच्छे हो। चलो मुझे दिखाओ, कॉस्मो ने अपने अनुरोध पर जोर देते हुए कहा। मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूं और मेरे पास कई पदक हैं, मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और बड़े दिल से कहा और आर्थर को अवसर देने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद वह उस दिन धरती पर सबसे धैर्यवान व्यक्ति था। भले ही उसे अपमानित किया गया हो, लेकिन फिर भी उसने आशावादी बने रहने की कोशिश की। आर्थर के पास एलिसिया से बंदूक लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसे लगा कि उसका प्रशिक्षण सत्र बाधित हो गया है। उसने अपनी बंदूक लक्ष्य पर तान दी और बिना देखे ही उसने ट्रिगर खींच दिया। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और कॉस्मो ने आश्चर्य से लक्ष्य की ओर देखा। आर्थर का शॉट बिना चूके निशाने पर लगा था। क्या? कॉस्मो ने आश्चर्य से कहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक संयोग होगा, है न? हे। शांत रहने की कोशिश करते हुए उसने अपनी अजीबता को छिपाने के प्रयास में एक घबराहट भरी हंसी निकाली। धमाका, आर्थर ने अपनी बंदूक का ट्रिगर कई बार खींचा, हर बार बिना देखे ही लक्ष्य पर लगा। क्या हुआ? कॉस्मो ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसका अविश्वास स्पष्ट था। ऐसा कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, ये वास्तविक नहीं हो सकता। नियंत्रण कक्ष से देख रहे कर्मचारियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और अविश्वास में अपने सिर हिलाए। क्या उसने कोई चाल चली? किसी ने पूछा अविश्वसनीय रूप से। वह किस तरह की चालें चला सकता है? ऐसी कोई चाल नहीं है, उसने वास्तव में बिना देखे ही ऐसा किया। कोई और लगातार अपना सिर हिलाता रहा। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। क्या ये संभव है कि वह हमारे बॉस से भी बेहतर हो? मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, दूसरे ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच है। धमाका, आर्थर ने फिर लगातार गोली चलाई और प्रत्येक गोली बिना किसी मामूली चूक के अपने लक्ष्य पर लगी। उसने कॉस्मो की ओर देखा, जो अभी भी सदमे से अवाक खड़ा था, एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद श्री कॉस्मो। क्या मैं अब इस लड़की के साथ अकेले अभ्यास कर सकता हूँ? उसने पूछा। कॉस्मो ने बार बार पलकें झपकाईं और धीरे धीरे अपने होश में आने लगा। वह आर्थर की ओर मुड़ा, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर वह लड़खड़ाता हुआ चला गया, यहाँ तक कि माफ़ करना कहना भी भूल गया। वह नियंत्रण कक्ष में वापस लौटा, जहाँ उसके कर्मचारी भी उतने ही चकित थे। सभी विस्मय में मुंह बाए खड़े थे। वह कौन है? मैंने कभी किसी को इतनी सटीकता से गोली चलाते नहीं देखा, उसने अपने हैरान कर्मचारियों से कहा। क्या वह सिर्फ कोई चाल चल रहा है, बॉस? उसके एक आदमी ने पूछा। कॉस्मो ने आर्थर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और तुरंत ही एक पेशेवर और शौकिया के बीच का अंतर बता सका। आर्थर ने बंदूक को मजबूती से पकड़ रखा था और जब उसने ट्रिगर खींचा तो वह नहीं हिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह निश्चित रूप से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना जानता है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि क्या वह हैंडगन के अलावा अन्य प्रकार के हथियारों से भी परिचित होगा। वह निश्चित रूप से एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह दिखता है, कॉस्मो ने बताया। लगता है मैंने उस लड़के से कुछ असभ्य कहा, शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने आगे कहा। वह न केवल अमीर है, बल्कि वह शूटिंग में भी काफ़ी कुशल है, उसने आगे कहा। जैसे ही घड़ी ने दोपहर का समय बजाया, आर्थर और एलिसिया ने अपना अभ्यास रोक दिया और दोपहर का भोजन करने के लिए कमरे के एक कोने में बैठ गए। भोजन गोल्डन पार्क रेस्तरां में शेफ द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था, और हालांकि यह केवल साधारण बॉक्स चावल था, उन्होंने इसे बड़े चाव से खाया।
अपना मुंह खोलो, ओप्पा, एलिसिया ने उसे अपना भोजन का एक चम्मच देते हुए कहा। आथा ने आज्ञाकारी ढंग से अपने होंठ खोले और उसने उसे खिलाया। एलिसिया ने अपने दोपहर के भोजन का स्वाद लेते हुए खिलखिलाकर हंसी। मैं कैसा कर रहा हूँ, ओप्पा? एलिसिया ने पूछा, उसकी आवाज़ प्रत्याशा से भरी हुई थी। मैं इस क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभाशाली हूँ, है ना? आथा ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रभावित। अप्रत्याशित रूप से, आप काफ़ी अनुकूलनशील हैं और आप तेजी से सीखते हैं, उन्होंने कहा। उनके स्वर से लड़की के तेजी से विकास पर उनका आश्चर्य व्यक्त हुआ। इतने कम समय में ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से शूटिंग करने की क्षमता हासिल कर ली है। होस्ट, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। यदि आप अपनी भागीदार सूची में शामिल लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपने कौशल को उन्हें और अधिक तेज़ी से हस्तांतरित कर पाएंगे, बशर्ते कि उनके पास उस विशेष क्षेत्र में प्रतिभा हो। इसलिए सुश्री एलिसिया जल्दी से शूटिंग करना सीख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपकी भागीदार हैं और वह भी इसमें प्रतिभाशाली हैं। आप अपने अन्य भागीदारों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। वास्तव में, आथा ने सिस्टम के शब्दों के जवाब में बड़बड़ाया। ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं एडना और क्लॉडिना को भी नए कौशल विकसित करने में मदद कर सकता हूँ। एलिसिया की तीव्र प्रगति से चकित कॉस्मो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा था। क्या आपने कहा कि उसने अभी अभी शूटिंग करना सीखा है? उसने अपने आदमियों से पूछा। यही तो वे हमें बताते हैं, बॉस, उनमें से एक ने जवाब दिया। मैंने उसे आज सुबह इससे जूझते हुए देखा और अब वह एक प्रो की तरह दिखती है। ये कैसे हुआ? कॉस्मो ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसने देखा कि एलिसिया बार बार लक्ष्य पर निशाना साध रही थी और उसे निराशा की लहर महसूस हुई। एक गहरी सांस के साथ उसने महसूस किया कि उसने जितने भी वर्षों का अभ्यास किया था, वह सब व्यर्थ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा जैसे ही वह इमारत से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा। आथा की लग्जरी कार को देखकर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कितना भाग्यशाली आदमी है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें।